हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे। किस किस के बीच में हुआ था ये संघर्ष? वो तीनों के नाम लिखो पहले तो। गुर्जर प्रतिहार पूछते हैं ये। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीन वंश थे जिनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज पर अधिकार को लेकर ये संघर्ष हुआ था। यहाँ पे आयुध वंश का शासन था। आयुध वंश का शासन था इस जगह पे। ठीक है, इतना एक बार कर लो। टोटल जो इसमें थे 6 चरण हुए थे। 6 चरण हुए थे और अंत में जो जीतने वाले थे वो गुर्जर प्रतिहारी थे। ये जीते थे। और ये जो शुरू होता है ये संघर्ष वत्सराज इनके समय ये आरंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। फिर आगे देखो, आप ये चरण देख लो। प्रथम चरण, प्रथम चरण, ये प्रथम चरण में दो थे। एक तो गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज, ये गुर्जर प्रतिहार के थे, वर्सेस धर्मपाल, ये पाल वंश के थे। इसमें जीतने वाले ये थे, इतना ध्यान रखो। फिर आता है वत्सराज और ध्रुव, ये राष्ट्रकूट वंश के हैं ये। और इसमें जो जीतने वाले थे वो ध्रुव थे। फिर देखो द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण ये हुआ था नागभट्ट, नागभट्ट सेकंड, ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। और धर्मपाल, ये पाल वंश के थे। इन दोनों के बीच में हुआ और इसमें नागभट्ट सेकंड ये जीत गया था। फिर दोबारा नागभट्ट सेकंड है, इनका होता है गोविंद थर्ड, ये पाल वंश के हैं। और इसमें जो जीतने वाले थे वो ये थे। ठीक है, फिर देखो तृतीय चरण, तृतीय चरण, तृतीय चरण में ये हुआ था मिहिर भोज, मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और देवपाल के साथ हुआ था, ये पाल वंश के थे। और इसमें देवपाल वो जीत गए थे। फोर्थ चरण देखो, फोर्थ चरण ये हुआ था मिहिर भोज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और सामने के थे नारायण पाल, ये पाल वंश के हैं। इसमें जो जीतने वाले थे वो मिहिर भोज थे, है ना। और इसमें ये है कि जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने थर्ड और फोर्थ ये दोनों चरण में हिस्सा नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया राष्ट्रकूटों ने। फिफ्थ चरण देखो, पंचम चरण, इसमें क्या है, ये हुआ था महिपाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और इंद्र थर्ड, इन दोनों के बीच में हुआ था। ये राष्ट्रकूट वंश के थे, इसमें इंद्र थर्ड जीत जाते हैं। जो छठा चरण है, छठा चरण ये हुआ था महिपाल, महिपाल ये गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं और कृष्ण, कृष्णा थर्ड ये राष्ट्रकूट वंश के। इसमें कृष्ण थर्ड जीत जाते हैं। पाल शासक हैं, उन्होंने 5 और 6 ये दोनों चरणों में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि राष्ट्रकूट थर्ड और फोर्थ में नहीं लिया था। राष्ट्रकूट है वो पराजित नहीं हुए कभी भी, राष्ट्रकूट है ये कभी भी पराजित नहीं हुए, कभी भी पराजित नहीं हुए थे। कन्नौज पर जो अधिकार हुआ था, जो अंत में जो अधिकार हुआ था ये गुर्जर प्रतिहार वंश का हुआ था। तो ये जो चरण है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम ये जो 3 वंश है गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, कई बार चरण पूछते हैं, तो 6 चरण में हुआ है। जीता लास्ट में कौन था? गुर्जर प्रतिहार। 3 वंश कौन कौन से थे? तो ये गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनका ध्यान रखना। इसके अलावा शुरू कौन से शासक के टाइम पे हुआ था? तो वत्सराज थे, है ना। और ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं तीनों जो वंशों के बारे में देखेंगे, तीनों वंशों के बारे में।
गुर्जर प्रतिहार लिखो, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एक तो ने लक्ष्मण का वंशज माना जाता है, लक्ष्मण का वंशज माना जाता है इनको। दूसरा जो इनकी कैपिटल है वो भीनमाल है, ये इनकी कैपिटल थी। और संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र, ये संस्थापक हैं। और इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष, आदि पुरुष भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं नागभट्ट फर्स्ट, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है इनको। और ग्वालियर जो अभिलेख है वो हमें बताता है कि जो नागभट्ट फर्स्ट है इसने अरबों को पराजित किया था, अरबों को पराजित किया था, अरबों को पराजित किया था। फिर आ जाते हैं वत्सराज, इनके बारे में यही है कि इनके समय त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो आरंभ हुआ था। इनके बारे में सिर्फ यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो मिहिर बोझ, मिहिर बोझ, मिहिर बोझ की जो उपाधि है प्रभास और दूसरी है आदिवराय, ये दो उपाधि हैं, ये पूछ ली जाती है जनरली। और इनके टाइम पे सुलेमान एक अरब यात्री था, अरब यात्री वो आया था सुलेमान। और जो मिहिर बोझ है इसे अरबों ने मलेच्छों का स्वभाव की शत्रु बताया है, मलेच्छों का शत्रु बताया है। किसने बताया है? अरबों ने, ठीक है। और जो सुलेमान है इन्होंने कहा है कि जो देवपाल थे, देवपाल है ये नॉर्थ इंडिया में सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे, शासक हुए, सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? देवपाल को माना है सुलेमान ने। अब देखते हैं महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के टाइम पे एक थे राजशेखर, इनकी जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बुक काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा विशाल बंजी का, कपूर मंजरी, कपूर मंजरी। चौथी है बाल रामायण, बाल रामायण। और 5 नंबर की हरविलास। ये 5 बुक है, ये इम्पोर्टेंट है ये राजशेखर की। फिर देखो 6 नंबर पे थे महीपाल, महीपाल थे 6 नंबर पे। इनके बारे में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और जो यशपाल है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक हुए हैं। तो ये वंश हमने कंप्लीट किया। अभी हम जो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जो सांस्कृतिक क्या योगदान रहा है वो देखेंगे। गुर्जर प्रतिहारों का सांस्कृतिक क्या योगदान है। गुर्जर प्रतिहारों का सांस्कृतिक योगदान, सांस्कृतिक योगदान, सांस्कृतिक योगदान। मिहिर बोझ ने, मिहिर बोझ, मिहिर बोझ ने, मिहिर बोझ ने ग्वालियर में, जो ग्वालियर फोर्ट है यहाँ पे तेली मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा कोटा में, कोटा, कोटा बारडोली, यहाँ पे 8 मंदिरों का निर्माण करवाया है गुर्जर प्रतिहारों ने। और तेली मंदिर ये तो ग्वालियर में होगा। एक है बटेश्वर, बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ है? ये भी ग्वालियर में ही है ये। और एक है बारडोली मंदिर, ये कोटा में है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश देख लो, लिख लो एक बार, राष्ट्रकूट वंश।
राष्ट्रकूट वंश लिखो, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश संस्थापक है दंती दुर्ग। संस्थापक कौन है राष्ट्रकूट वंश के? दंती दुर्ग, ये संस्थापक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, इम्पोर्टेंट है ये। इनकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत, ये इनकी कैपिटल थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है। कृष्ण फर्स्ट हुए थे इनके टाइम पे, कृष्ण फर्स्ट। इन्होंने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, खूब बार पूछा वो क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एकाश्मक है, एकाश्मक, एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया मंदिर, एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया जो मंदिर है वो एकाश्मक मंदिर होता है। तो एकाश्मक है ये। राष्ट्रकूट जो शासक है इन्होंने एलोरा में 34 गुफाओं का निर्माण करवाया। एलोरा में 34 गुफाओं का निर्माण, 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये जो गुफा है ये कौन कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्मों से संबंधित है 34 गुफा। एलोरा में 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था। हिंदू, जैन और बौद्ध इन धर्मों से संबंधित है। दूसरा आ जाता है ध्रुव। ध्रुव का एक ही पॉइंट है, इनकी जो उपाधि थी वो धारावर्ष थी। फिर आ जाते हैं गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड। फिर आ जाते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैन धर्म के हैं, है ना, जैन धर्म के हैं। और इनकी कुछ रचनाएं कवि राजमार्ग, रत्नमालिका, रत्नमालिका, ठीक है। इनके टाइम पे कुछ विद्वान हुए थे और उन्होंने कुछ बुक लिखी है, तो इधर लिख देती हूँ बुक। एक तो पहले विद्वान लिखो, फिर बुक लिखो, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक लिखी। जिनसेन, जिनसेन ने आदि पुराण, जिनसेन के द्वारा आदि पुराण की रचना की गई है। महावीराचार्य, महावीराचार्य, इनके द्वारा गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह ये लिखी गई है। फिर आ जाते हैं सक्तायन, इन्होंने लिखी अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति। तो ये रचनाएं देख लेना, दरबारी विद्वान थे अमोघ वर्ष के, उनके द्वारा ये रचना की गई है, एक बार देख लेना इनको। फिर पढ़ेंगे हम इंद्र, 5 नंबर का इंद्र, इंद्र थर्ड, इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है कृष्ण थर्ड। इनके टाइम पे तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तक्कोलम, तक्कोलम युद्ध हुआ था। ये हुआ किस किस के बीच था? कृष्ण थर्ड था, सामने परांतक, ये चोल थे, ये इनके बीच में होता है और इसमें कृष्ण थर्ड वो जीत जाते हैं, है ना। तो ये हमारे जो राष्ट्रकूट वंश है वो हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये याद कर लेना, संस्थापक दंती दुर्ग है, कैपिटल इनके मान्यखेत है, और ये कृष्ण है जो फर्स्ट का, ये एलोरा का कैलाश मंदिर। जितने स्टार लगा सकते उतने लगाओ, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये। एक आश्मक है, ये एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है। एलोरा में 34 गुफाएं, किस किस यहाँ पे कौन कौन से धर्म, हिंदू, जैन और बौद्ध, इनका उल्लेख है। ध्रुव की धारावर्ष उपाधि, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अमोघ वर्ष है इनकी, कविराज मार्ग खूब बार पूछी हुई है। जिनसेन के आदि पुराण है, महावीराचार्य की गणित सार संग्रह, सत्यायन की अमोघ वृत्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार अच्छे से याद कर लेना। अब पढ़ेंगे हम पाल वंश। पाल वंश, पाल वंश देखो, पाल वंश के भी संस्थापक हैं, संस्थापक गोपाल, गोपाल पाल, ये इनके संस्थापक हैं।
और इन्होंने औदंतपुरी विहार का निर्माण किया है। औदंतपुरी विहार, औदंतपुरी विहार, इसका निर्माण किया है इन्होंने। और फिर आ जाते हैं धर्मपाल। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और ये गुजराती कवि थे, धर्मपाल एक गुजराती कवि थे। और शोटल ने इन्हें उत्तरापद स्वामी कहा है। ये कहा है इन्होंने सोमविहार, धर्मपाल ने सोमविहार, पहाड़पुर विहार, इनका निर्माण करवाया था, इनका निर्माण करवाया। फिर आ जाते हैं देवपाल। देवपाल कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नारायणपाल। फिर आ जाते हैं महीपाल। कई बार क्रम पूछ लेते हैं इनका ना, जितने भी ये शासक हुए हैं, तो ये क्रम से तो कम याद कर लेना इनको। रामपाल। विद्वान हुए थे इनके टाइम पे, विद्वान कौन हुए थे? संध्याकर नंदी, ये विद्वान हुए थे इनके टाइम पे। और इनकी जो बुक है वो है रामपाल चरित। इसमें, इस बुक में केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है, विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अब भारतीय मंदिर स्थापत्य कला वो देखेंगे एक बार, इनके बारे में इतना हो गया है। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या है। और नागर, द्रविड़ और बेश्वर, ये 3 शैलियों के बारे में देखेंगे अभी, है ना, ज्यादा नहीं है अब। तो एक बार ये देख लेना। एक तो ये गोपाल पाल, ये संस्थापक हैं, ये अच्छे से कर लो। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाई, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा ये रामपाल चरित, ये रामपाल चरित, ये बुक अगर पूछ ले तो, बाकी ये तो याद कर लेना। अब पढ़ेंगे हम 3 शैलियां, नागर, बेशर, द्रविड़। नागर उत्तर भारत में, बेशर मिश्रित है, और द्रविड़ दक्षिण भारत में। इन शैलियों के बारे में देखेंगे। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला देखो, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। मंदिरों की 3 शैलियां थी, 3 शैलियां हैं। नागर, बेशर और द्रविड़, ये 3 शैलियां थी। ठीक है। सबसे पहले नागर शैली। नागर शैली क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? नागर शैली में जो प्रमुख भाग थे मंदिरों के, एक तो था गर्भगृह, परिक्रमा पथ, शिखर, मंडप, अर्ध मंडप, और एक है अंतराल। ये थी नागर शैली में जो मंदिरों के प्रमुख भाग थे, वो ये थे। इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता इस शैली की विशेषताएं, ऊंचा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा, चबूतरा ऊंचा रहता था। शिखर वर्गाकार गर्भगृह, प्रमुख जो मंदिर बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख मंदिर इस टाइम पे कौन कौन से मंदिर बने? कंधारिया महादेव मंदिर, कंधारिया महादेव मंदिर,
महादेव मंदिर ये बना है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? एमपी में। ठीक है। एक है लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है? खजुराहो। खजुराहो एमपी में है ये भी। फिर है मतिंगेश्वर, मतिंगेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है? ये भी खजुराहो है, खजुराहो एमपी में। फिर है सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर ये ग्वालियर है और इसे कहा जाता है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर है ना। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया चंदेलों ने, चंदेल शासकों ने। और चंदेलों की जो राजधानी थी वो महोबा थी, ये कैपिटल थी। इम्पोर्टेंट है ये, एक बार अच्छे से कर लेना। फिर हम द्रविड़ शैली पढ़ेंगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट है, सिक्कर पूछ लेते हैं, मंडप का पूछ लेते हैं, गर्भगृह का पूछ लेते हैं, और ये सिक्कर का भी ध्यान रखना। इसके अलावा ये मंदिर में कंदारिया महादेव मंदिर इम्पोर्टेंट है, सास बहू का मंदिर ये इम्पोर्टेंट है। इनका जो निर्माण चंदेलों ने करवाया था ये वाला इम्पोर्टेंट है। इनकी जो कैपिटल थी चंदेलों की वो महोबा थी, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इनको एक बार अच्छे से कर लो, उसके बाद द्रविड़ शैली देखेंगे, फिर बेशर शैली देखेंगे, और उसके बाद हमारी जो क्लास है आज की वो खत्म हो जाएगी। अब लिखो द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के बाद क्या इम्पोर्टेंट? मंदिर के जो मुख्य भाग थे, मंदिर के मुख्य भाग कौन कौन से थे इसमें? इसमें भी गर्भगृह, परिक्रमा पथ, विमान, अंतराल, मंडप, महामंडप और अर्धमंडप, ये विशेषताएं थी इसकी। ये जो मंदिर के मुख्य भाग थे ये। अब इनकी विशेषताएं देखो, विशेषताएं, विशेषताएं क्या इंपॉर्टेंट है? विमान और गोपुरम, गोपुरम ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इनको अच्छे से करना। मुख्य जो मंदिर बने थे, मुख्य मंदिर कौन कौन से बने इस टाइम पे? एक तो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई, मदुरई ये है तमिलनाडु में। एक है विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है ये, इतना एक बार कर लो, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट ये विमान, अंतराल, मंडप और ये गोपुरम में विमान दोनों इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मंदिर इम्पोर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में। तो ये हुआ। अब पढ़ेंगे हम बेशर शैली, बेशर शैली, इसे मिश्रित शैली के नाम से भी जाना जाता है, मिश्रित शैली के नाम से जाना जाता है। और जो मेन मंदिर बना है इस टाइम पे, मुख्य मंदिर, वो है होयसलेश्वर मंदिर, ये फेमस मंदिर है। अब आप मैप पे देखो, ये हमारा राजस्थान हो गया, ये गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये इंडिया का मैप हो गया। इधर जो थी वो नागर शैली थी, ये जो मध्य में थी वो बेशर थी, बेशर शैली, और जो ये साउथ में चलती थी वो थी द्रविड़ शैली। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना।
और ये बेशर शैली है, इसको मिश्रित शैली बोलते हैं। मंदिर इसका ये इम्पोर्टेंट है, ये एक बार ये मैप में देख लेना आप, है ना, इंडिया के मैप। नागर, बेशर और द्रविड़ शैली ऐसे थी। तो जो आज हमने त्रिपक्षीय संघर्ष कंप्लीट किया उसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राजपूत तीन वंशों के बारे में पढ़ा। और जो तीन शैलियां थी मंदिरों की, तीन शैलियां हैं, द्रविड़ है, द्रविड़, नागर और बेशर, तीन शैलियां हैं, इनको अच्छे से हमने किया है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।